सीएमए इंटर पेपर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, याद रखिएगा पेपर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आज सारा एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, प्लस हर एक चैप्टर में जो जो थ्योरी क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे, और एट द एंड में जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा आपको। मतलब ये बुक जो है आपको मैं स्पेशल आपके लिए बनाया हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, इसको आप एकदम अच्छा से पढ़िएगा। जिसको भी ये नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहां मैसेज कीजिएगा या मेरे एप्लीकेशन से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्टली देखिए मैं क्लास में आ रहा हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है सारा। क्वेश्चन नंबर 1, बैंक लोन अकाउंट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश अकाउंट। बैंक लोन अकाउंट हमेशा पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय ए पब्लिशर फॉर एक्वायरिंग कॉपीराइट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। याद रखिए एक्सपेंडिचर इंकर्ड होता है कोई भी एसेट को खरीदने के लिए। कॉपीराइट एक तो एसेट है, एसेट को खरीदने के लिए जो भी खर्चा होता है उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। याद रखिएगा एसेट को खरीदने के लिए कोई भी खर्चा होता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और कॉपीराइट एक एसेट है। तो यदि डे टू डे बिजनेस खर्चा हो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द डेट डिस्काउंट is never entered in the books of account. The trade discount is never entered in the books of account. Books of account में सिर्फ कैश डिस्काउंट को ही अलाउ किया जाता है, लिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को बुक ऑफ अकाउंट में नहीं लिया जाता है, याद रखिएगा। The cash discount is allowed by days to the days. The cash discount is allowed by क्रेडिटर्स डेटर्स को कैश डिस्काउंट देता है, और कैश डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में लिया जाता है, याद रखिएगा। Profit means excess of income over expenditure. Very simple question. This question is also very simple. Debtor is a person who owns to other. Question number 7. The fixed asset is generally held for longer period. याद रखिएगा फिक्स asset हमेशा longer period के लिए होता है, और current asset shorter period के लिए होता है, याद रखिएगा। और current liability भी shorter period के लिए होगा। The current liabilities are obliged to be settled in short period. The withdraw of money by the owner of business is called, बिजनेस से जो पैसा विड्रॉ करता है ओनर उसको बोलते हैं ड्रॉइंग, और बिजनेस में जो पैसा लगाता है इन्वेस्ट करता है उसको बोलते हैं कैपिटल। विड्रॉ मनी इज नॉन एज ड्रॉइंग, इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 10, द नेट रिजल्ट ऑफ एन इनकम स्टेटमेंट, मतलब इनकम स्टेटमेंट पीएल अकाउंट का नेट रिजल्ट क्या होगा, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। The dash shows financial position of the business. Financial position कौन बताता है, बैलेंस शीट कंपनी का financial position को बताता है। Net worth is excess of asset over liabilities. Question number 13. An expenditure incurred relating to fixed asset result in increase in capacity of the asset should be added to gross book value of asset. याद रखिए कोई भी खर्चा फिक्स एसेट का जो कैपेसिटी को बढ़ाता है, मतलब फिक्स एसेट का प्रोडक्शन का कैपेसिटी, सपोज मशीन है उसका कैपेसिटी को बढ़ाएगा, उस खर्चा को रेवेन्यू नहीं करके कैपिटलाइज कर दिया जाता है और एसेट का बुक वैल्यू के साथ ऐड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, परचेज ऑफ ए लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज इफ रॉन्गली डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट को गलती से डेबिटेड कर दिया है तो इसको बोलते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, डेज कुड बी टेकन एज ए कैपिटल रिसिप्ट एंड एवरी ईयर ए चेंज इज डेबिटेड, मतलब लाइफ मेंबरशिप फी कुड बी टेकन एज ए कैपिटल रिसिप्ट। लाइफ मेंबरशिप फी को एक तो कैपिटल रिसिप्ट के नाम पे लिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट इज एन एग्जांपल ऑफ लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या, आपका खर्चा है, लायबिलिटी है। द डेज डिस्काउंट इज नेवर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये बता दिया। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। द मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज दिस, ये 2013 में भी आया है। The 3 fundamental accounting assumption. There are only 3 fundamental accounting assumption. 3 तो है going concern, consistency and accrual. मतलब बिजनेस को हम प्रिज्यूम करेंगे कि फ्यूचर में गोइंग कंसर्न, मतलब फ्यूचर में भी ये मेरा चलेगा। गोइंग कंसर्न हमेशा रहेगा, रनिंग करते रहेगा, कभी बिजनेस बंद नहीं होगा इस बेसिस को। दूसरा कंसिस्टेंसी, मेरा सब चीज कंसिस्टेंसी के बेसिस में चलेगा। और तीसरा एक्रूअल, खर्चा को हम एक्रूअल बेसिस में रिकॉग्नाइज करेंगे, पेमेंट बेसिस में नहीं, एक्रूअल बेसिस। तो 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल। थैंक यू। सारा मेरा नोट चाहिएगा तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा एप्लीकेशंस का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां नॉमिनल अमाउंट का फीस रहेगा, एकदम रेयर नॉमिनल, वहां से आप ले लीजिएगा। थैंक यू। सीएमए इंटर
पेपर 5 फिनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर 2 करेंगे, अकाउंट्स फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन। उसमें सबसे पहला चैप्टर करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सिंपल सा मीनिंग है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। उसमें 3 पार्टी होती है, ड्रोअर, ड्रॉई एंड पे। सपोज मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कोई ट्रांजैक्शन के रिगार्ड में कुछ पेमेंट किया, तो ड्रोअर मतलब द पर्सन हु इशू द चेक। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कोई चेक इशू किया है तो मिस्टर एक्स ड्रोअर हो गए। पे मतलब जो आदमी चेक रिसीव किया, मिस्टर वाई ने चेक रिसीव किया, मिस्टर वाई इज द पे। एंड लास्ट में ही होता है ड्रोई। ड्रोई मतलब बैंक। मैंने मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को एक्सिस बैंक का चेक इशू किया तो एक्सिस बैंक इज द ड्रोई। क्या देखिएगा, सिंपल सा, ड्रोअर मीन्स the person who issue the check is known as drawer. Pay means the person who received the check is known as payee. And at the end, drawee. Drawee means the bank. Drawee means the bank. Axis Bank. याद रखिएगा। तो there are 3 parties in the negotiable instrument: drawer, drawee and payee. There are 2 types of bills of exchange. One is trade bill and other is accommodation bills. Trade means trade with transaction. जहाँ ट्रेड होता है ट्रांजेक्शन्स के साथ। एकोमोडेशन बिल्स ट्रेड विदाउट ट्रांजेक्शन्स, ट्रेड होता है बिना ट्रांजेक्शन के, उसको एकोमोडेशन बिल्स बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एग्जाम में है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। एकोमोडेशन बिल्स और रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, दोनों का डिफरेंस बताओ। ठीक है, एकोमोडेशन बिल्स क्या होता है, देखिए सिंपल सा चीज है, द बेसिस फॉर एकोमोडेशन बिल इज नॉट ए ट्रेड ट्रांजेक्शन। एकोमोडेशन बिल्स में क्या नहीं होता है, ट्रेड ट्रांजेक्शन नहीं होता है, पहले बताए थे अपने। इट इज ड्रोन टू एकोमोड द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रोअर और एवेन्यू ड्रोअर। ये किसी का फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए दिया जाता है। एकोमोडेशन बिल में ट्रेड ट्रांजेक्शन नहीं होता है, ये किसी का फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इशू किया जाता है। दिस ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज टू द ट्रांजेक्शन। मतलब ये ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस में दिया जाता है, मतलब किसी रिलेटिव का हेल्प करना है तो उसको दिया जाएगा, तो ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस में एकोमोडेशन बिल इशू होता है। द ड्रोअर नॉर्मली डिस्काउंट दिस बिल विद इन द बैंक। जो ड्रोअर क्या जनरली इस बिल को डिस्काउंट कर लेता है बैंक के साथ। एकोमोडेशन बिल को काइट बिल भी बोलते हैं, सिंपल सा चीज है। अब रिबेट ऑन बिल क्या है, रिबेट ऑन बिल्स, समटाइम द ड्रोअर पे द बिल बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी। अंडर द सर्कमस्टांसेस द ड्रोअर अलाउज सर्टेन अमाउंट ऑफ रिबेट और डिस्काउंट विच इज कैलकुलेटेड ऑन सर्टेन परसेंटेज बेसिस। दिस रिबेट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट टू द डेट ऑफ मैच्योरिटी। मतलब क्या होता है ना, ड्रोअर क्या होता है, कुछ कभी कभी बिल का जो पेमेंट है टाइम से पहले कर देता है, उसके बेसिस में कुछ डिस्काउंट मिलता है, कुछ रिबेट मिलता है, उसी को रिबेट ऑन बिल्स बोलते हैं। क्वेश्चन एमसीक्यू देखिएगा, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सारा एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर इसका। ए बिल मस्ट बी स्टाम्प एज पर डेज एक्ट, इंडियन स्टैम्प एक्ट के हिसाब से स्टाम्प होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी स्टाम्प एक्सेप्ट डिमांड बिल में स्टाम्प नहीं होता है। ड्रोअर इज द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, बहुत सिंपल सा है। Pay is the person to whom the bill money is payable. Accommodation bill is also known as kite bill बोलते हैं। देखिए, a bill of exchange drawn on 12th April for 4 month, the date of maturity of grace period को मिला देंगे तो 14/8/2017 होगा। ठीक है, the parties of joint venture is called co-venture। थैंक यू, इस चैप्टर में इतना ही है। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल सा थ्योरी। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इन केस ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस पीएल अकाउंट में चार्ज होता है, सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ कंसाइनमेंट अरेंजमेंट का क्या ऑपरेटिंग साइकिल है, देखिए। गुड आर सेंड बाय कंसाइनर टू द कंसाइनी। कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है। कंसाइनी में पे सम एडवांसेस, कंसाइनी कुछ एडवांस का पेमेंट करता है। कंसाइनी विल इंकर एक्सपेंसेस फॉर सेलिंग द गुड्स। कंसाइनी जो गुड्स को बेचने के लिए कुछ एक्सपेंसेस इशू करता है। देखिए, गुड्स कंसाइनर कंसाइनी को भेजा, कंसाइनी ने कुछ एडवांस दिया, कंसाइनी ने कुछ खर्चा किया गुड्स को बेचने के लिए,
और कंसाइनी मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल कैश एंड क्रेडिट सेल, कंसाइनी सब चीज का रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा। एंड कंसाइनी प्रिपेयर समरी ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करेगा। एंड कंसाइनर पे कमीशन टू द कंसाइनी। अल्टीमेटली कंसाइनर और कंसाइनी का रिलेशन प्रिंसिपल और एजेंट के तरह होता है। कंसाइनर कंसाइनरी को कुछ कमीशन देता है, बस यही सिंपल सा प्रोसेस है। देखिए एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कंसाइनमेंट। सेल एंड कंसाइनमेंट का क्या डिफरेंस है? इन सेल द गुड्स ओनरशिप पासेस टू द बायर। इन सेल में गुड्स का ओनरशिप किसके पास जा रहा है? बायर के पास जा रहा है। लेकिन कंसाइनमेंट में ओनरशिप पास नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इन सेल डैमेज और लॉस बोर्न बाय द बायर। कंसाइनमेंट में सारा लॉस जो है गुड्स ओनरशिप हम बायर को दे दिए तो बायर बियर करेगा, लेकिन इसमें कंसाइनर के पास ही ओनरशिप रहता है, इसीलिए सारा लॉस कंसाइनर ही बियर करेगा। कंसाइनी को सिर्फ कमीशन एजेंट है वो, बस याद रखिएगा। द रिलेशनशिप ऑफ कंसाइनर कंसाइनी इज दैट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। कंसाइनर और कंसाइनी का रिलेशनशिप प्रिंसिपल और एजेंट की तरह है। कंसाइनी जो है सिर्फ कमीशन बेसिस में काम करता है, ये याद रखना है। एमसीक्यू इस चैप्टर का देखिए, द बैलेंस इन कंसाइनमेंट अकाउंट शोज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कंसाइनमेंट शो करता है। प्रोविजन फॉर बेड डेबिट्स पर्सनल अकाउंट है, याद रखिएगा। The business is treated as distinct and separate from its owner on the basis of business entity concept में business और उसका owner को दोनों को अलग अलग माना जाता है। At the time of goods sent to consignee, the performance invoice is prepared by consignor. Thank you. इस चैप्टर में इतना ही है। चैप्टर 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट का डिफरेंसेस। ध्यान से सुनिएगा, एकदम अच्छा से समझ में आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है। इट इज बेस्ड ऑन एक्रूअल सिस्टम। ये एक्रूअल बेसिस में इसमें खर्चा और इनकम को रिकॉग्नाइज किया जाता है, एक्रूअल प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। इसमें केस सिस्टम के बेसिस में एक्चुअल केस आएगा तभी रिसीव करेंगे, एक्चुअल केस का पेमेंट करेगा तभी रिकॉग्नाइज करेंगे। तो एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है, ये केस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है। इट्स रिकॉर्ड्स एक्सपेंडिचर, सारा खर्चा आपका डेबिट साइड में लिखा जाएगा और सारा इनकम यहाँ क्रेडिट साइड में रिकॉग्नाइज होगा। इस साइड में सारा इनफ्लो आपका है डेबिट साइड में आएगा और सारा आउटफ्लो आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ये एक टेम्परेरी अकाउंट है जहां पर कोई ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है, लेकिन ये रियल अकाउंट है जिसमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों होता है। इट्स रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, सिर्फ ये करेंट ईयर का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, ये प्रीवियस ईयर का ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करता है। इतना ही डिफरेंस है। अब एमसीक्यू इस चैप्टर का देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू डिटरमाइन द ऑपरेटिंग रिजल्ट। एनजीओ जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है। एडवांस सब्सक्रिप्शन इज रिफ्लेक्टेड इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता तो आप एसेट साइड लिख सकते हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन हमेशा लायबिलिटी साइड में रहता है। The excess of expenditure over income and gain of a non-profit organization is called deficit। यदि आपका खर्चा इनकम से ज्यादा हो जाए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, उसको डेफिसिट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट ऑल रिसीव आर रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट साइड। सारा रिसीव लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड होता है और ऑल सारा पेमेंट आपका राइट साइड में रिकॉर्ड होता है, बस। In income and expenditure account, all income and expenditure of days are excluded। कैपिटल नेचर का कैपिटल एक्सपेंडिचर को नहीं लिया जाता है, ठीक है। In all income and expenditure of capital nature are excluded। Profit or gain on revaluation is share among the partner in all profit sharing ratio। याद देखिए, रिवेल्युएशंस का प्रॉफिट एंड लॉस जो है पार्टनर का ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस में बनता है। Memorandum revaluation account is prepared when the book value of asset and liabilities are not altered। यदि asset और liabilities का book value altered नहीं हुआ है तो memorandum revaluation account बनाया जा सकता है। Realization account is opened at the time of dissolution of firm। Realization accounts कब बनेगा? Dissolution of firm के समय बनेगा। Outstanding subscription is shown in the asset side of the balance sheet। According to accounting standard 2, inventory should be valued at level of cost or net realizable value। Thank you। चैप्टर में इतना ही। चैप्टर 3 and 5, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का क्या क्या एमसीक्यू है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू, ठीक है, अकाउंट्स का।
मैन्युफैक्चर अकाउंट is required to be prepared a day's concern. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स बनाता है, सिंपल सा चीज है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ड्राफ्टेड टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस लिए बनाते हैं? नेट प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए. ठीक है. मार्शलिंग इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड इन द बैलेंस शीट में मार्शलिंग को फॉलो किया जाता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज एन एप्रोप्राइट आइटम है. याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एक तो एप्रोप्राइट आइटम है. याद देखिए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बनाता है. प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए. मार्शलिंग बैलेंस शीट को बनाने के लिए फॉलो की जाती है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एप्रोप्राइट आइटम के बेसिस में होता है. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एक तो एप्रोप्राइट आइटम है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. DAS is an account which is prepared by a mercantile company concern which purchase goods and sell the same during a particular period. मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटी में कंपनी इन्वॉल्व है, परचेज करिए गुड्स का और सेल करिए गुड्स का, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट्स को बनाया गया. एक मर्चेंट कंपनी जो है ट्रेडिंग अकाउंट्स, याद रखिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट इज अकाउंट विच इज प्रिपेयर बाय द मर्केंटाइल कंसर्न कंपनी विच परचेज गुड्स एंड सेल टू द कस्टमर. सिंपल सा चीज है. द बैंक अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है. याद रखिएगा. एसेट आर क्लासिफाइड एज नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट एज पर गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल. याद रखिए, एसेट का क्लासिफिकेशन होता है करेंट एसेट है या नॉन करेंट एसेट है. किस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं? गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल को. याद रखिएगा, 3 प्रिंसिपल चैप्टर 1 में बताया था. Question number 8. Amount dash amount is higher of asset net selling price or its value in use. Fair amount याद रखिएगा is the higher of asset net selling price or its value in use. Question number 9. The dash loss is included in the valuation of inventories. याद रखिए, abnormal loss को नहीं लिया जाता है. Normal loss is included in the valuation of inventories. Inventory का वैल्यूएशन करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 भी यही बोलता है कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के समय नॉर्मल लॉस को कंसीडर कर लीजिए. डेस इज द अमाउंट बाय विच मिनिमम रेंट एक्सीड द एक्चुअल रॉयल्टी. मिनिमम रेंट एक्सेस रॉयल्टी से ज्यादा होगा, एक्चुअल रॉयल्टी से ज्यादा होगा, उसको बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग. शॉर्ट वर्किंग इज द अमाउंट बाय विच द मिनिमम रेंट एक्सीड द एक्चुअल रॉयल्टी. Which of the following is not a qualitative characteristic of financial statement? Cost principle is not a qualitative characteristic of financial statement. Name of the book in which entries are recorded on the basis of credit note issue. Credit note issue में क्रेडिट, जब कंपनी क्रेडिट नोट इशू करती है तो सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री होता है, क्योंकि परचेज जब रिटर्न किया करता है कस्टमर, कोई भी सामान को रिटर्न करता है, तब उसको क्रेडिट नोट इशू होता है. तो सेल्स रिटर्न बुक में क्रेडिट नोट्स का एंट्री को रिकॉर्ड किया जाएगा. Exception to the consistency principle is prudence principle. याद रखिए, exception to the consistency principle क्या होगा? prudence principle. Interest charged by a vendor in hire purchase system is calculated on the basis of outstanding cash price में के बेसिस में होता है. The arrear of salary relating to past year payable in current year. यदि पास्ट ईयर का सैलरी जो एरियर था करंट ईयर में पेमेंट करेंगे तो ऑर्डिनरी आइटम बोलते हैं, रिक्वायरिंग सेपरेट डिस्क्लोजर. डिस्काउंट गिवन इन द सेल्स इनवॉइस इटसेल्फ क्या है? इज ए ट्रेड डिस्काउंट. याद रखिएगा. कैंटीन एक्सपेंसेस आर अपॉर्शनेट अमंग डिपार्टमेंट इन द प्रोपोर्शन ऑफ डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस में कैंटीन एक्सपेंसेस को बांटा जाता है. याद रखिएगा, डिपार्टमेंट का नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस में कैंटीन एक्सपेंसेस को प्रोपोर्शनेट करते हैं. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. डिफरेंट बिटवीन, एग्जाम क्वेश्चन है, एमटीपी में भी आया हुआ है. डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम. याद रखिएगा, सिंगल एंट्री सिस्टम को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं. डबल एंट्री सिस्टम में सारा कंप्लीट रिकॉर्ड है. याद रखिएगा, सिंगल एंट्री सिस्टम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का. डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट रिकॉर्ड है, खाली गोला को पढ़ना है. याद रखिएगा, ऑल ट्रांजैक्शंस. याद रखिएगा, सिंगल एंट्री सिस्टम से पर्सनल अकाउंट का ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, वेरेज डबल एंट्री सिस्टम पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों अकाउंट्स का मेंटेन करता है. डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम में एक और डिफरेंस है. याद रखिए, सिंगल एंट्री सिस्टम ओनली केस बुक्स आर मेंटेन. सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ केस बुक को मेंटेन किया जाता है. डबल बुक एंट्री सिस्टम में केस बुक और अदर सेल्स परचेज सारा बुक को मेंटेन किया जाता है. पॉइंट नंबर 4.
या देखिए डबल एंट्री सिस्टम में प्रिपेयर कर सकते हैं अपने ट्रायल बैलेंस, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस नहीं प्रिपेयर किया जाता है। और डबल एंट्री सिस्टम इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू सिंगल एंट्री सिस्टम। ये 5 पॉइंट लिख दीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन आता है फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। मेंटेनेंस ऑफ बुक बाय ए सोल ट्रेडर और ए प्रोप्राइटरशिप फर्म। एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म या सिंगल आदमी का बिजनेस को सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन मेंटेन करता है? सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप फर्म मेंटेन करेगा। इसमें सिर्फ कैश बुक मेंटेन किया जाता है, अदर बुक मेंटेन नहीं किया जाता है। ओनली सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स आर कैप्ट किया जाता है। कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ये 5 पॉइंट लिख देंगे काफी है। 2 पॉइंट और है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेटी और डिफिकल्ट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिख पाए तो लिख दीजिए कि चैप्टर में इतना इनफ है। थैंक यू। चैप्टर 6 पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा एमसीक्यू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट ऑन गारंटीड पार्टनरशिप। गारंटीड पार्टनरशिप क्या होता है? देखिए, बोलता है बाय स्पेशल एग्रीमेंट पार्टनर में गेट द गारंटी ऑफ अर्निंग ए मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। मतलब एक तो एग्रीमेंट बनाया जाता है 2 पार्टनर के बीच में, सो एक नया पार्टनर और एक पुराना पार्टनर के बीच में। तो पुराना पार्टनर बोलता है कि हम गारंटेड देते हैं कि इतना जो है मिनिमम इतना, मतलब 10,000 का प्रॉफिट आपको देंगे ही देंगे हर महीना, तो उसको बोलते हैं गारंटेड एग्रीमेंट। याद रखिए, स्पेशल एग्रीमेंट पार्टनर में गेट द गारंटी ऑफ अर्निंग ए मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जूनियर पार्टनर को मिलेगा ही मिलेगा, नया पार्टनर को। द गारंटी मे बी गिवन बाय वन पार्टनर टू। एक पार्टनर दूसरा पार्टनर को गारंटी देगा कि मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपको दिया जाएगा हर महीना। ये जूनियर पार्टनर को प्रमोट करने के लिए बनाया जाता है, छोटा छोटा पार्टनर को। क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। क्रिटिसाइज ऑफ द डिसीजन ऑफ गार्ने वर्सेस मूरे। क्या क्रिटिसिज्म है? डिसीजन का 2 क्रिटिसिज्म आपको लिखना है। द प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई इफ देयर आर ओनली 2 पार्टनर। यदि एक पार्टनरशिप फर्म में 2 ही पार्टनर रहते हैं तो ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है। मतलब ये प्रिंसिपल कब अप्लाई होगा? जहां 2 से ज्यादा पार्टनर होंगे। ठीक है। if any solvent partner has a debit balance in capital account, he must not bear the deficiency of the insolvent partner. Obviously यदि solvent partner का debit balance है capital account में, तब वह insolvency को bear नहीं करेगा। सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, why is goodwill considered to be an intangible asset and not a fictitious asset? गुडविल को intangible asset मानते हैं, fictitious asset नहीं। क्यों? देखिए, गुडविल इज नॉट ए फिक्टिशियस एसेट बिकॉज इट हैज अ रियलाइजेबल वैल्यू। गुडविल का एक रियलाइजेबल वैल्यू है। ये इंटेंजिबल एसेट है क्योंकि इसको टच और सीन नहीं किया जा सकता है। याद रखिए, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट बिकॉज इट कैन नॉट बी सीन एंड टच। याद रखिएगा, गुडविल हमेशा इंटेंजिबल एसेट है। याद रखिएगा, क्योंकि इसको टच एंड सीन नहीं किया जा सकता। एक देखिए, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। एग्जाम क्वेश्चन है, द मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स आर बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सारा पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल कंसेंट हो जाएगा, या नोटिस देके किया जा सकता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। याद रखिएगा, और ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, ये इसमें से कोई भी इवेंट होगा तो पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ पार्टनरशिप, जितना साल का पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट बनाएगा तो एक्सपायर हो गया। कंप्लीशन ऑफ द एडवेंचर फॉर विच द फर्म वाज कंस्टिट्यूट, जिस पर्पस के लिए फर्म बनाया था वो पर्पस कंप्लीट हो गया, या पार्टनर का डेथ हो गया, या एडजुडिकेशन ऑफ ए पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। तो याद रखिए, 4 पॉइंट याद रखना है। पार्टनरशिप एक्सपायर हो गया, उसका जो टाइम पीरियड था एक्सपायर हो गया, या जिस पर्पस के लिए पार्टनरशिप बना था वो कंप्लीट हो गया, या पार्टनर का डेथ हो गया, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, या कंपलसरी डिसोल्यूशन हो गया, या डिसोल्यूशन कोर्ट ने कर दिया। ये 4-5 पॉइंट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मोड है। याद रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए इस चैप्टर के लिए, सिंपल सा एमसीक्यू है। द क्वेश्चन नंबर 1, द अमाउंट ड्यू टू डिसेज पार्टनर इज पेड टू हिज एग्जीक्यूटर को दिया जाता है। सिंपल सा चीज है। सरप्लस कैपिटल मेथड इज सुटेबल व्हेन ऑल द पार्टनर्स आर सॉल्वेंट। याद रखिए, सरप्लस कैपिटल मेथड कब सुटेबल है? जब सारा पार्टनर इंसॉल्वेंट, सारा पार्टनर सॉल्वेंट रहेगा। व्हेन ऑल द पार्टनर्स आर सॉल्वेंट, याद रखिए, नॉट इंसॉल्वेंट। याद रखिए, सरप्लस कैपिटल मेथड कब सुटेबल है? जब सारा पार्टनर सॉल्वेंट है। ठीक है। इफ देयर इज एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनरशिप, द ओल्ड पार्टनरशिप विल बी टर्मिनेटेड। यदि पार्टनरशिप में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो पुराना पार्टनरशिप खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया है। प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इज शेयर बाय द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। याद रखिए, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में शेयर होगा यदि कोई रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज का प्रॉफिट और लॉस है तो।
अमालगेमेशन ऑफ फर्म इज यूज टू बी डन, अमालगेमेशन ऑफ फर्म किया जाता है टू बी डन टू अवॉइड कंपटीशन, कंपटीशन को खत्म करने के लिए अमालगमेशन ऑफ द फर्म किया जाता है। अमालगमेशन ऑफ द फर्म इज यूज टू बी डन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, अमालगमेशन ऑफ फर्म कंपटीशन को रिड्यूस करता है, प्रॉफिट को बढ़ाता है। कैपिटल रिजर्व अराइज व्हेन पेमेंट इज लेस देन नेट एसेट टेकन ओवर, याद रखिएगा, ठीक है। नेट एसेट इक्वल टू टोटल एसेट टेकन ओवर माइनस करंट लायबिलिटीज टेकन ओवर, सिंपल सा चीज है। गुडविल क्या है? पेमेंट ग्रेटर देन नेट एसेट टेकन ओवर, उसका एसेट का वैल्यू जितना उससे ज्यादा हम लोगों ने पेमेंट कर दिया तब गुडविल हो गया, कम पेमेंट किया तब कैपिटल रिजर्व हो गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, the court at the suit of a partner may dissolve a firm on the following on the ground of death। फर्म को डिजोल्यूशन कब कर सकता है? फर्म जब पार्टनर अनसाउंड माइंड हो गया, देखना है, जब पार्टनर अनसाउंड माइंड होगा तो फर्म को डिसॉल्व कर सकता है कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 11 एक प्रैक्टिकल है, उसका आंसर दिया हुआ है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन केस ऑफ अ सेल ऑफ अ फर्म टू ए कंपनी विच अकाउंट इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, रीवैल्यूएशन अकाउंट, याद रखिएगा। इन द केस ऑफ ए सेल ऑफ द फर्म, यदि फर्म को बेचा जाता है, कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। विच अकाउंट इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, रीवैल्यूएशन अकाउंट। फर्म को सेल करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा। व्हाट डज ग्राउंड रेंट और सरफेस रेंट मीन्स? फिक्स रेंट पेबल इन एडिशन टू मिनिमम रेंट। थैंक यू। चैप्टर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, ठीक है। चूज करेक्ट आंसर, एमसीक्यू करा रहे हैं, चूज करेक्ट आंसर, याद रखिए। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल नॉट अपीयर अंडर कंट्रोल अकाउंट अंडर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम, कौन सा अकाउंट, जो कौन सा ट्रांजेक्शन अंडर कंट्रोल अकाउंट्स में नहीं आता है? याद रखिए, कंट्रोल अकाउंट या एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर नहीं आता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इस अकाउंट्स के अंदर नहीं आता है, याद रखिए। कंट्रोल अकाउंट्स अंडर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम के अंदर नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल अपीयर अंडर कंट्रोल अकाउंट्स अंडर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम, कौन सा ट्रांजेक्शन आता है? बिल्स रिसीवेबल एज इंडोर्स्ड डिजोनर आएगा, याद रखिएगा। टोटल डेटर अकाउंट्स एंड टोटल क्रेडिटर अकाउंट्स आर मेंटेन अंडर सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम के अंदर मेंटेन होता है। रिबेट अलाउड विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट अंडर डेटर बैलेंस, डेटर लेजर के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन फ्रॉम गिवन फोर अल्टरनेटिव, चार्ज अप्रोप्रिएट को लेना है। क्रेडिट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपन इन जनरल लेजर, याद रखिए, क्रेडिट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जनरल लेजर के अंदर खुलता है। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट है। रिसोर्सेस ओन्ड बाय द बिजनेस विद पर्पस ऑफ यूजिंग इट फॉर जनरेटिंग, याद देखिए, फॉर के बाद स्पेस होगा, फॉर जनरेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट इज नॉन एज एसेट। आउटवर्ड इनवॉइस इशू इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ सेल्स बुक, याद रखिएगा। थैंक यू। चैप्टर 8 रॉयल्टी, एमसीक्यू और जो थ्योरी क्वेश्चन है दोनों करा रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। नोट चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ, वहां से आपको मिल जाएगा। डिफरेंस बिटवीन रेंट एंड रॉयल्टी, ध्यान से सुनिएगा, रेंट और रॉयल्टी के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इट इज मोस्टली पेबल ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, रेंट हमेशा टाइमली बेसिस पे पेमेंट किया जाता है, जैसे मंथली रेंट हुआ, अर्ली रेंट हुआ। लेकिन रॉयल्टी इट इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस में किया जाता है, इल्ड के बेसिस में किया जाता है, सेल के बेसिस में किया जाता है। इसका कोई टाइम बेसिस नहीं है रॉयल्टी का। देखिए, रेंट टाइमली बेसिस पेमेंट किया जाता है, रॉयल्टी टाइमली बेसिस नहीं होता, प्रोडक्शन के बेसिस में, आउटपुट के बेसिस में होता है। द अमाउंट ऑफ रेंट इज जनरली फिक्स, अमाउंट हमेशा रेंट का फिक्स होता है, लेकिन रॉयल्टी का अमाउंट फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल होता है, याद रखना है। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ मिनिमम रेंट, या मिनिमम रेंट का कोई कंसेप्ट नहीं है रेंट में, लेकिन रॉयल्टी में मिनिमम रेंट का कंसेप्ट है। रेंट का पार्टी कौन है? टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड, लेकिन रॉयल्टी का पार्टी कौन है? लीजी, लेजर, ऑथराइज पर्सन एटसेट्रा, याद रखिएगा, नाम दिया हुआ, आगे पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2012 का क्वेश्चन आया है, शॉर्ट वर्किंग का मीनिंग क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रेंट एंड मिनिमम रेंट का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। एमसीक्यू देखिएगा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ ए कैपिटल नेचर? वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी को इंस्टॉलेशन करने के लिए खर्चा वेजेस दिया जा रहा है और मशीन के साथ ऐड होगा और कैपिटलाइज नेचर का खर्चा है, याद रखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इफ एन स्टॉक इज टेकन बाय ए को-वेंचर इट विल बी ट्रीटेड एज एन इनकम ऑफ द जॉइंट वेंचर का इनकम मान ले लेंगे उसको। कंटीजेंट लायबिलिटी कहाँ होता है? इज नॉट इन द बैलेंस शीट दिया जाता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए व्हाई इज ओवरराइडिंग कमीशन पेड टू द एजेंट? क्यों? द एजेंट इज रिक्वायर्ड टू पुट इन हार्ड वर्किंग इन इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट। या देखिए एजेंट हार्ड वर्किंग करता है नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए मार्केट में, इसलिए उसको ओवरराइडिंग कमीशन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है? एक्सपेंसेस इंकर्ड इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस, लाइसेंस लेने के लिए जो कोई खर्चा लगाते हैं वो कैपिटल नेचर का खर्चा है। एक्सपेंसेस इंकर्ड इन 4000 एज रिकोरेशन एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, ये है आपका रेवेन्यू खर्चा है, सिंपल सा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में बाहर है चैप्टर 9 हायर परचेज एंड इंस्टॉलेशन सिस्टम। ध्यान से सुनिएगा, डिस्टिंक्शन बिटवीन हायर परचेज एग्रीमेंट एंड इंस्टॉलेशन परचेज एग्रीमेंट, मतलब हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलेशन परचेज सिस्टम के बीच में डिफरेंस क्या है? इट इज एन एग्रीमेंट ऑफ फायरिंग ऑफ गुड्स, गुड्स को हायर करने का एग्रीमेंट है ये। इट इज एन एग्रीमेंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को सेल करने का, याद है। इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम क्या है? गुड्स को सेल करने का सिस्टम है, ये गुड्स को हायर करने का सिस्टम है, हायर परचेज सिस्टम, याद रखिए। द टाइटल ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। गुड्स का टाइटल इसमें हायर परचेज सिस्टम में कब होगा? जब पेमेंट उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट आ गया, मतलब पूरा पेमेंट आ जाएगा, तब यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। लेकिन यहाँ पर द टाइटल ऑफ गुड्स इज पास ऑन टू द बायर एट द साइनिंग ऑफ, जिस दिन बायर ने एग्रीमेंट साइनिंग किया उसी दिन उसका ओनरशिप उसको दे दिया गया। तो यहाँ पर जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगा तब ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। इफ द बायर फेल्स टू पे एनी अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट द गुड्स कैन बी रिपोजेस हो सकता है। यदि बायर ने पेमेंट नहीं दिया तो गुड्स रिपोजेस हो जाएगा, यहाँ पर गुड्स रिपोजेस नहीं हो सकता है, याद रखना है। The buyer cannot hire out, बायर इसको फिर से आगे हायर आउट नहीं कर सकता है, लेकिन इस केस में हायर माने फिर से किसी और को सेल कर सकता है, रीसेल का कंसेप्ट है यहाँ। The buyer may return the goods without further payment except for the installation overdue। यहाँ देखिए द बायर में यहाँ बायर रिटर्न कर सकता है गुड्स, यहाँ पर गुड्स रिटर्न नहीं होगा, सिर्फ एक ही केस में होगा यदि सेलर डिफॉल्ट करेगा, अदरवाइज बायर गुड्स को रिटर्न नहीं कर सकता है। इन केस ऑफ डिफॉल्ट द टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड इज फॉरफिटेड। इंस्टॉलमेंट पेड यदि डिफॉल्ट होगा तो फॉरफिटेड हो सकता है, यहाँ पर फॉरफिटेड नहीं होगा, सिर्फ इतना ही याद रखना है। दोनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू क्वेश्चन देखिए, in the hire purchase system interest charged by vendor is calculated on the basis of outstanding case price के बेसिस में कैलकुलेट किया जाता है। एक्सेस ऑफ हायर परचेज प्राइस ओवर केस प्राइस इज नॉन एज इंटरेस्ट। याद रखिएगा केस प्राइस से हायर परचेज प्राइस का जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट। इन हायर परचेज सिस्टम केस प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज नॉन एज हायर परचेज प्राइस ऑफ द एसेट बोलते हैं, सिंपल सा चीज है। इन केस ऑफ डेस रिपोजिशन the hire vendor take back the position of all the goods। in case of a full reposition the hire vendor take back the position of all the goods। माने full reposition के केस में hire vendor पूरा गुड्स को ले सकता है। under hire purchase system transfer of ownership is passed on to the hire purchaser only after paying off the full price of the goods। पूरा पेमेंट कर देगा तब हायर परचेज सिस्टम के समय ओनरशिप ट्रांसफर होगा, टाइटल ट्रांसफर होगा। गुड्स लॉस्ट बाय फायर विल बी क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। याद देखिए जो गुड्स लॉस्ट बाय फायर क्रेडिटेड होगा, याद देखिए क्रेडिटेड होगा ट्रेडिंग अकाउंट में एज एन आउटफ्लो ऑफ स्टॉक एंड विल बी डेबिटेड होगा पीएल अकाउंट में, याद रखिएगा। याद देखिए गुड्स लॉस्ट बाय फायर क्रेडिटेड होगा ट्रेडिंग अकाउंट्स में और डेबिटेड होगा पीएल अकाउंट में। थैंक यू। Chapter 10 Branch Accounts and Department Accounting। Most important question, classification of branches for branch accounting purpose। दो प्रकार का ब्रांचेस को बोला गया, इनलैंड ब्रांच जो इंडियन ब्रांच है और एक फॉरेन ब्रांच है। बस इंडियन ब्रांच फॉरेन ब्रांच नाम रखेंगे तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्रांच एंड डिपार्टमेंट अकाउंटिंग। डिपार्टमेंटल और ब्रांच के बीच में डिफरेंस क्या है देखिएगा। डिपार्टमेंटल बोलता है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग जो है डिपार्टमेंटल एलवेज इन इनलैंड, मतलब इंडिया में होता है सिर्फ,
इंडियन होता है, लेकिन ब्रांचेस आपका फॉरेन में भी हो सकता है। इट इज आइदर इनलैंड और फॉरेन। याद रखिए, डिपार्टमेंट सिर्फ इंडिया में बोला जाता है, इनलैंड होता है, ब्रांचेस इंडियन प्लस फॉरेन दोनों होता है। जनरली अंडर वन रूफ, ये एक ही रूफ के एक ही छत के अंदर होता है, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट डिफरेंट सिटी में ब्रांचेस हो सकता है, स्टैब्लिश एट डिफरेंट प्लेसेस। डिपार्टमेंट आर मेड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। डिपार्टमेंट एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस को इंक्रीज करता है, डिपार्टमेंटल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, लेकिन ब्रांच इज ओपन टू इंक्रीज द सेल्स। ब्रांच सेल्स को बढ़ाने के लिए होता है। ब्रांच इज ओपन टू इंक्रीज द सेल्स, डिपार्टमेंट इज ओपन टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। काम खत्म। एमसीक्यू देखिएगा, यहां से चालू हो रहा है। बेड डेप आर अपॉर्चुनेट अमंग डिपार्टमेंट इन द प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स टू ईच डिपार्टमेंट। मतलब बेड डेप का प्रोपोर्शनेट सेल्स के बेसिस में होगा। Question number 2. The goods are transferred for department X to department Y at selling price which includes a profit of 25% on cost है। स्टॉक का वैल्यू 65,000 दिया इन डिपार्टमेंट Y एंड रुपीज 80,000। देन द अमाउंट ऑफ स्टॉक रिजर्व क्या हो गया? देखिए, स्टॉक रिजर्व प्रॉफिट बोलता है 25% ऑन कॉस्ट है, तो यदि सेल पे देखा जाएगा तो क्या होगा? सेल पे होगा 20% ऑन सेल होगा, तो अल्टीमेटली 65,000 का 20% लेंगे। स्टॉक रिजर्व इक्वल टू 65,000 इंटू 20% इक्वल टू 13,000 रुपया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ही है। यहाँ पर देखिए 33% ऑन कॉस्ट बोला, तो 25% ऑन कॉस्ट निकाल लेंगे। 33% ऑन कॉस्ट मतलब कॉस्ट पे दिया है, तो सेल पे वैसे ही निकाल के कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब 18% का आपका सेल पे निकाल लेंगे। सिंपल सा चीज है। ठीक है, सेल्स पे 25% निकाल दीजिएगा, 18,000 इंटू 25% करेंगे 4,500 आ जाएगा। सेम टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक अराइज व्हेन, ये पहले करा चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। देखिए, इन डिपार्टमेंट अकाउंटिंग लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंसेस आर अपॉर्शनेट बिटवीन डिपार्टमेंट इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लाइट। याद रखिए, लाइटिंग और हीटिंग का खर्चा नंबर ऑफ लाइट के बेसिस में अपॉर्शनेट होता है। ब्रांचेस नॉट कीपिंग फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जो ब्रांच पूरा सिस्टम ऑफ अकाउंट सारा डाटा को रिकॉर्ड नहीं करता, सिर्फ अपना डाटा को रिकॉर्ड करता है, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच। ब्रांचेस नॉट कीपिंग फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट ब्रांच। Branches in respect of which the whole of the accounting records are kept at head office only are known as dependent branch. Branches in respect of which the whole of the accounting records are kept, जिसका सारा जो accounting records head office में maintain किया जाता है, उसको बोलते हैं dependent branch। ये head office के ऊपर dependent है, जो dependent नहीं है उसको बोलते हैं independent branch। Branch not keeping full system of accounting are called independent branch। Question number 9 वो सेम आपका 33% ऑन कॉस्ट है, तो 25% ऑन सेल्स के बेसिस में निकाला हो गया सम में। लास्ट 10 में आ जाइए। एक्सपेंडिचर इज ₹11,000 एंड सरप्लस क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड जितना है, तो अमाउंट ऑफ टोटल इनकम दोनों को जोड़ देंगे 13,500 आएगा। थैंक यू। ब्रांच इस अकाउंट से इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर में आ रहे हैं। चैप्टर 11 कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। ध्यान से सुनिएगा कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। The advantage of computer accounting system, explain the advantage of computerized accounting system या significance of computerized accounting system, दोनों सेम क्वेश्चन है। देखिएगा क्या लिखेंगे, याद रखिएगा। ऑटोमेटिक ट्रायल बैलेंस, याद देखिए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली बन जाता है, इनकम स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली बन जाता है, बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली बन जाता है, प्लस आप कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली बन जाता है और हाई स्पीड है। तो ऑटोमेटिक ट्रायल बैलेंस, ऑटोमेटिक इनकम स्टेटमेंट, ऑटोमेटिक बैलेंस शीट, ऑटोमेटिक कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाई स्पीड सिस्टम है। ऑटोमेटिक करेक्ट बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट का बैलेंस को भी ऑटोमेटिकली करेक्ट चेक कर देता है। डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पैकेज का डिसएडवांटेज क्या है? देखिए, कम्प्लेक्सिटी फॉर बिजनेस, और एक तो हाई एक्सपेंसिव आप लिख दीजिएगा, एक्सपेंसिव भी है। कम्प्लेक्सिटी फॉर बिजनेस के लिए कम्प्लेक्सिटी पैदा करता है। द रिपोर्ट रिक्वायर फॉर एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट कंट्रोल मे नॉट बी अवेलेबल इन सच पैकेज, जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट को जो रिपोर्ट चाहिए वो अवेलेबल भी नहीं हो सकता होता है कभी कभी। लैक ऑफ सिक्योरिटी होता है। डॉक्यूमेंटेशन मे नॉट बी कम्प्लीटेड, कभी कभी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट भी नहीं होता है। फ्रीक्वेंटली चेंजेस को हर एम्प्लॉय एडॉप्ट भी नहीं कर सकता है। फ्रीक्वेंटली चेंजेस मेड टू द सिस्टम,
वेंडर कभी कभी सपोर्ट भी नहीं करता है, वेंडर मे नॉट सपोर्ट ऑफ द सिस्टम ड्यू टू कहीं दूसरा जगह कमिटमेंट है उसका, ये कारण भी हो सकता है। और कंट्रोल मेजर में भी इनएडिक्वेट हो जाता है। ये 4-5 तो डिसएडवांटेज। अब देखिए जनरल क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग प्री पैकेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। माने एक टू प्री पैकेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लेंगे तो उसका जनरल क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले उसका कॉस्ट देखेंगे, मेरा बजट में आ रहा है क्या नहीं, मेरा बिजनेस का रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है क्या नहीं। हम कोई पैकेज खरीदने जा रहे हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पैकेज, उसका क्या क्या मेरा थॉट्स होना चाहिए। प्री पैकेज अकाउंटिंग मेरा पहले से सिलेक्शन करने के लिए क्या मेरा क्राइटेरिया होना चाहिए वो बोलना है। तो सबसे पहले उसका कॉस्ट मेरा बजटेड होना चाहिए, मेरा बिजनेस का रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है कि नहीं, ईजी टू यूज है क्या नहीं, मेरा वेंडर के लिए रेपुटेशन है क्या नहीं वेंडर के लिए, और कंप्लीटनेस ऑफ रेगुलर अपडेट्स रेगुलरली अपडेट करता है क्या नहीं, ये चीज देखेंगे। अब देखिए एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। क्या चीज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट है? प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, इन्वॉल्विंग कंप्यूटर भी है, ऑपरेटेड बाय एंटिटी और थर्ड पार्टी ये भी है। आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर, थ्रेट टू कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम आर। क्या क्या थ्रेट है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का? कंट्रोल, यहाँ पे देखिए साइड में से लिखा हुआ है कंट्रोल, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी। आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। हैकिंग इनटू द कंप्यूटराइज सर्वर डील विद। हैकिंग क्या चीज से डील करता है? अनऑथराइज एक्सेस टू डाटा, यस। थ्रेट टू कंप्यूटर यूसेज, यस। सिक्योरिटी, ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। तीनों का ऑल ऑफ द अबव होगा। चौथा नंबर, कोडिफिकेशन नीड्स सिस्टम ग्रुपिंग। कोडिफिकेशन मतलब सिस्टम का ग्रुपिंग करना ही होता है। फिल इन द ब्लैंक देखिए, कोडिंग अकाउंटिंग सिस्टम इज मोर कन्वीनियंट एज कम्प्लेक्सिटी इज हाई। सिंपल सा चीज था। कंप्यूटर डाटा हैकिंग कंसर्न विद सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ द सॉफ्टवेयर। याद देखिए, हैकिंग मतलब क्या? सिक्योरिटी सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करना। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम मीन्स डाटा प्रोसेसिंग थ्रू कंप्यूटर। याद देखिए, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग मतलब डाटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर के थ्रू करना। कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर इंक्लूड program that perform a desired function. Simple सा, computerized software includes program that perform a desired functions. Computerized software for accounting system may be acquired or developed specifically for the business. Second last question, in case there is some mistake made while recording the opening balances, which of the following will be affected in computerized accounting? याद रखिए, बोलता है इन देयर इज, यदि कोई मिस्टेक हो जाता है ओपनिंग बैलेंस में डालने के लिए तो वो ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस में दिख जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। विच इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम? फिजिबिलिटी स्टडी इज द फर्स्ट स्टेप फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। चैप्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ध्यान से एमसीक्यू सुनिएगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आर इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। कॉस्टिंग स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा। कंटीजेंट लायबिलिटीज अपीयर एज नोट इन द बैलेंस शीट। कंटीजेंट लायबिलिटी का एक नोट दिया जाता है नोट्स ऑफ अकाउंट्स में। Which component of financial statement charge the cost of goods sold? Cost of goods sold किस में निकाला जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट्स में निकाला जाता है। खत्म। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 क्या चीज के ऊपर है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। हाउ विल हेवी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट स्पेंड ऑन द लॉन्चिंग ऑफ ए कंपनी न्यू प्रोडक्ट? याद रखिए, हेवी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नेचर का है। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन में आता है। S7 का डिस्क्लोजर क्या क्या है? ठीक है, S7 का डिस्क्लोजर में ये 7-8 पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। मेथड यूज टू डिटरमाइन द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कितना % कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, उसका कौन सा मेथड यूज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए? स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मेथड यूज टू डिटरमाइन द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। कौन सा मेथड यूज करते हैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए? कौन सा मेथड यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू निकालने के लिए? मेथड का बात कर रहा है दोनों में, उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। और कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू, द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, कितना का रेवेन्यू हम रिकॉग्नाइज किए वो बताना पड़ेगा। और कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा कितना वो बताना पड़ेगा। और कितना एडवांस रिसीव किए वो बताना पड़ेगा। और ग्रोस अमाउंट ड्यू, कितना कस्टमर से पैसा बाकी है वो बताना पड़ेगा। इतना सबका डिस्क्लोजर देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी और लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का डिफरेंस क्या? देखिए, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी बोलता है दिस पॉलिसी कवर लॉस और डैमेज ऑफ इंश्योर प्रॉपर्टी। ये सिर्फ प्रॉपर्टी का कुछ लॉस होता है और डैमेज होता है उसको कवर करता है। याद रखिएगा, बस यह पॉलिसी देखिए लॉस ऑफ रेवेन्यू को कवर करता है, बस याद रखना है। ये प्रॉपर्टी का लॉस को कवर करता है, ये लॉस ऑफ रेवेन्यू को कवर करता है, नॉट प्रॉपर्टी डैमेज।
द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस इंश्योरेंस पॉलिसी इज इंटेंजिबल एंड कवर मटेरियल प्रॉपर्टी। ये सिर्फ प्रॉपर्टी को कवर करता है और सब्जेक्ट मैटर ट्रांजिबल है, और इसका सब्जेक्ट मैटर ट्रांजिबल है और ये कवर करता है अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। बस इतना याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अब देखिए कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने एट द एंड में दिया है आपको। 10 से 15 मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया है हर चैप्टर का मिला के, जो आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उसको आप जरूर से देख के जाइएगा, और ये सारा नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्टली उस लिंक से ले सकते हैं। सिर्फ ओनली 11 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा और कुछ नहीं, आपको सारा नोट मिल जाएगा। थैंक यू।